Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. भाई जी, क्या हाल है? एफआरटी में कैसा करा आप लोगों ने? हेलो, Yes, sir. इसमें कुछ डिस्कशन भी चाहिए। मैं एफआरटी में क्वेश्चंस वगैरह कुछ हैं जो आपको डिस्कस करने चाहिए। सर एक बार चेक करते हैं। हाँ, निकाल लो अपने पेपर्स। हाँ, एफआरटी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसमें, और फिर जो है हम लोग बात कर लेते हैं। जो बुकलेट में आपका बचा हुआ क्वेश्चन है उसको फिनिश किया जाए। ये चैप्टर को आज फिनिश करना है। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो पहले एफआरटी को निकालो। फार्मूला रिवीजन टेस्ट जो है उसको आप लोग ओपन करो, देखो कि क्या समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं नंबर बोलता जाऊं, आप उसमें से जो उसमें दिक्कत होगी उसमें या तो हैंडरेज दिखाना या फिर जो है बोलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. हाँ सर, 4 करना है। How much kinetic energy will be gained by an alpha particle in going from point of 70 volt to another point of 50 volt? हमसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि ये एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल 70 वोल्ट का है, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे जिसका 50 वोल्ट है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, 2He4। हीलियम का जो न्यूक्लियस है यानी कि He++, इसको आप अल्फा पार्टिकल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक है। Yes. तो इस पे चार्ज कितना हो गया बेटा? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर का चार्ज हो गया। तो यहाँ से यहाँ को मूव किया तो आपको मालूम है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना? Yes, sir. इनिशियली आप इधर से रिलीज करे हो तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो वहां पे पहुंच करके होगी वो पोटेंशियल का जो लॉस है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो 2E मल्टीप्लाइड बाय 70 माइनस का 50, दैट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल। तो 20 यानी कि 40E, इतना जूल का काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब आपको ये जूल में ना दे करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया ना, तो आपको मालूम होगा कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो भाई? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हो, है ना? तो ये हो जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? Yes, sir. So 40 electron volt will be the kinetic energy for the alpha particle. हाँ सर, वो By मैं 2 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ले
हाँ, अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो आपका अल्फा पार्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। 6 भी करा दीजिएगा एक बार। An electron enters between two horizontal plates separated by 2 mm and having a potential difference of 1000 volts. The force on the electron. Now you have to only count the magnitude of the force. ठीक है, ये इसका पोटेंशियल अगर 1000 वोल्ट का है तो इसका 0 है, यही तो डिफरेंस का मतलब यही हुआ ना। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको दिया गया 2 मिलीमीटर का है। तो आपके पास जानकारी क्या है कि डेल्टा वी जो होगा वो ई इंटू डी से लिखा जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। कितना होगा भाई? तो ये लिखा जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है डिवाइडेड बाय डी, दिस विल बी द फील्ड। अब फील्ड मालूम हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी ई इंटू ई, है ना। तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1000 डिवाइडेड बाई सेपरेशन था 2 मिलीमीटर का, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो ये 3 का 6 हो जाएगा, ऊपर चला गया, और 16 का 8 हो जाएगा। तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 घट गया तो 13 हो जाएगा, और 14 में लिखना है तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 14 न्यूटन। This will be the force on the electron when placed between the plate. 7, 8, Yes, sir. सर Yes. 8 क्वेश्चन जी। a hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at point P as shown in the figure. Let VA, VP, VC be the potential of point A, B and C respectively. Then अब देखो तुमको ध्यान क्या देना था इस प्रॉब्लम में, क्या कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा। तो आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी मालूम है, ये उसके हर एक हाँ। पार्ट का पोटेंशियल सेम होता है, क्यों? हाँ। तो VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC होगा, हाँ? क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है कंडक्टर पे हैं, Yes, sir. तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। चाहे चार्ज आप कैसी तरीके से कहीं रखो, किसी फील्ड में रखो, हमेशा जो है कंडक्टर के ऊपर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। Okay, sir. केवल तुमको ध्यान क्या देना था, वो पहली लाइन कंडक्टिंग स्फीयर जो बोला उसको इसमें है? क्या बोल रहा बेटा? सर वो वही कह रहा है कि पोटेंशियल सरफेस में भी मतलब हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर रीजन इज द इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। यस सर। उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। सर ये ध्यान नहीं दिया। आउटसाइड आप कोई भी चार्ज रखो उसका कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा नहीं। 9th, 10, 11, 10 समझा दीजिए सर।
Figure shows the 3 point A, B, and C in a region of a uniform electric field. The line AB is perpendicular and BC is parallel to the field line. Then which of the following holds good? VA, VB, BCV represent the electric potential at point A, B, and C. तो अब आपको ये कहा गया भाई कि ये इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है ना, तो आपको ये 3 पॉइंट मेंशन करेंगे। एक कहीं यहाँ पे ए है, ये कहीं यहाँ पे बी है, और ये कहीं यहाँ पे सी पॉइंट है। तो तुमको क्या मालूम कि डीबी जो होता है भाई माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है। तो अगर मान लो कि जो आप मूव कर रहे हो वो फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो, ए से बी को जाना है ना, तो फील्ड के परपेंडिकुलर जाना होगा भाई, बोलो ए से बी तक जाना है तो Yes, sir. ऐसे केस में ई वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इफ ई एंड डी आर परपेंडिकुलर, देन ई डॉट डी आर क्या होगा बोलो ना, 0। तो डेल्टा वी जो आपको मिलेगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि ए और बी का पोटेंशियल बराबर होगा। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप देखोगे जाओगे तो वहां पे हर पॉइंट के जो पोटेंशियल होंगे वो बराबर होंगे। और अगर मान लो कि तुम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे बी से सी को जा रहे हो, तो आप जा रहे हो ना फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, हैं? Yes, बी sir. से सी जब जा रहे हो तो आप फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो डीवी जब तुम लिखोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ ई डी आर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। Yes, sir. ई डॉट डी आर निगेटिव का डीवी हुआ ना। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे ए से बी पोजीशन के बीच में, हाँ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो कि एल की कहती, तो अगर आपको लिखना ही है तो 0 से एल इसको इंटीग्रेट करोगे बी से बीसी, तो वीसी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वीसी माइनस का बीबी, ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ ईएल। यानी कि माइनस मिलने का मतलब क्या हुआ कि सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, है ना। वैसे भी आप क्लियर लिखवा रखा है, आपको ध्यान में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, और जिधर में पोटेंशियल घटता है उस डायरेक्शन में होता है। यानी कि फील्ड के Yes. डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, और फील्ड के जी सर. अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल छोटा होगा बी से, तो बी ए इक्वल्स टू बी बी एंड इट विल बी ग्रेटर देन बी सी। नहीं बेटा, ठीक है। 11 12 12 बताना है। यस सर। Capacity of a parallel plate condenser is 5 microfarad when the glass plate is placed between the plate of the conductor. Its potential become 1/8 of the original value. The value of the dielectric constant will be. अब मान लो कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी। तो अगर इधर में चार्ज आपने दे रखा होएगा तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई वो आप आसानी से लिख सकते हो, ई अगर कह रहे हो तो ई इंटू डी जो होगा दैट विल बी द दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना।
Yes, sir. अब अगर आप इसी कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, चार्ज वही है Q माइनस का Q, तो अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E बाई K की होगी। Am I right? Yes, sir. तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? E बाई K इंटू डी, और ये हमारा डेल्टा V बाई 8 है। ये दिया गया कि ओरिजिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसका 1/8 है। तो आपके पास जानकारी बन गई कि K की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। ED की जगह डेल्टा V रख दो तो K विल बी 8। Yes, sir. Yes, sir. 13, 14, 15. Yes, sir. The capacitance of a spherical capacitor is 1 microfarad. If the spacing between the two spheres is 1 mm, then the radius of the outer sphere is. किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे लिखते हैं? अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी इनर प्लेट का रेडियस R1 का है और आउटर प्लेट का जो रेडियस है वो R2 का है, तो इसका कैपेसिटेंस लिखने का फॉर्मूला है आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 से लिखते हो ना? Yes. अब C की वैल्यू दिया गया तुमको 1 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और R2 माइनस R1 दिया गया है, दैट इज द स्पेसिंग, और ये 1 मिलीमीटर का है तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। और अगर R2 आपको निकालना है तो R1 कितना लिखेंगे? R2 माइनस 1 लिख सकते हैं, R2 इंटू R2 माइनस का 10 टू द पावर माइनस का 3 लिखा जा सकता है क्या ऐसे? Yes, sir. बोलो भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है हमको। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये माइनस का 6, तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर माइनस का 3 R2 और माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा। हाँ? Yes, sir. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो R2 को लिखना है तो ये माइनस ऑफ B यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 3 प्लस माइनस ऑफ B स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a होता है, तो 2 हो जाएगा। तो ये तो 9 का 3, 3 और 2 6, 6 बाहर निकाल देते हैं तो 6 बाहर निकल गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो R2 की वैल्यू तुमको मिल गई अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। ठीक है क्या? बोलना। Yes, sir. Sixteen, 17, 18, 17. 12,
A parallel plate condenser is connected with the terminal of a battery. The distance between the plate is 6 millimeter. If a glass plate dielectric constant of this is introduced between the capacity will become. अब कैपेसिटेंस पहले से कितना है भाई? कैपेसिटेंस पहले से अगर लिखना चाहोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कैपेसिटेंस A epsilon naught divided by D, where A is the plate area and D is the separation. अब बोला गया तुमको कि ये जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है दैट वाज 6 क्या? मिलीमीटर. क्या हो गया? हेलो, क्या बात हो गई? कुछ है क्या? और बीच में जो डाइलेक्ट्रिक डाला इसकी थिकनेस है 4.5 मीटर मिलीमीटर और के की वैल्यू 9 की है. तो नया जो कैपेसिटेंस होगा भाई, अगर इसको C1 कह रहे हैं तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T बाई 9 प्लस D माइनस का T बाई 1. लिख सकते हो क्या? बोलो. बोल भाई, ठीक है. कोई बोल नहीं रहा है. आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर. यस सर. यस सर. तो मैं ऐसा करता हूँ कि टी को भी डी के टर्म में लिख देता हूँ. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये टी की वैल्यू हम कर लेंगे 3D/4. लिख दे टी को. तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट. कैलकुलेशन कम करना पड़े उसके लिए हम 3D/4 लिख दे रहे हैं टी को इंटू 9 प्लस डी माइनस का 3D/4. तो ये हो जाएगा D/4. ये आ जाएगा. तो ये हो गया 4 9 36. तो 36 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3 और 9 9 3 12 12 3 36 3 ए एप्सिलॉन नॉट. तो पहले तो तुम्हारा कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी था. अब क्या मिला? 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. तो कितना गुना हो गया भाई? 3 टाइम्स ना. मैं तेरे को बहुत बार देखा है, बोलता है इसलिए नहीं तो लाया मेरे को. तू बहुत क्या हो गया भाई? हेलो, ये बीच बीच में कैसी आवाजें आ रही हैं? और किसी का माइक ओपन रहता रहा है बीच बीच में शायद. आशुतोष. आशुतोष, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आशुतोष, अब बोलेगा भी नहीं. बोल भी दे. चलो, आशुतोष जब हैंड रेस दिखाएगा तो फिर मैं माइक ऑन करूंगा तुम्हारा. एटीन 19 20 21 22 23 अच्छा ये क्या है? 19 एंड 25. 19 बताना.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया गया था भाई। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्यू इस पे चार्ज माइनस का क्यू चार्ज इसको दे रखा है, एन इज द प्लेट एरिया, तो फोर्स जो है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है ना। तो डायरेक्ट इट वाज द फार्मूला व्हिच हैज बीन आस्क्ड, पूछा गया था। 20, 21, 22, 23, 24 and last one 25. 25, 25, एक मिनट 25 क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको क्लास में करा रखा ना। यस ध्यान सर, हमारा आंसर अलग आया था, ये थोड़ा हाँ। आंसर अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर अलग आया था, इनका आंसर अलग है, तो आपका आंसर सही है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है सर, यही गलत हो गया था। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसमें तो नंबर देंगे ही लोग। ये क्वेश्चन और सब सही है ना? यस सर, बाकी सही है। बाकी सही है तो 24 में या तो मार्किंग करेंगे लोग, या फिर जो है 25 में करेंगे, तो इसमें आपको देंगे पूरा नंबर। सर मेरा 71 स्कोर हो रहा है, लेकिन उन्होंने 68 ही दिया है। क्या मतलब? मेरा 71 हो रहा है, लेकिन उन्होंने 68 ही दिया है। 71 हो रहा है मतलब कैसे? नहीं मतलब सर समझा। मार्क्स 75 में से 71 आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 68 ही दिए हैं। मतलब क्या कि इसका नंबर कटा है? यस सर, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, बोल। उन्होंने मार्क्स गलत दिए हैं। इसका नंबर कटा है इस क्वेश्चन का। यस तो सर। कंप्लेन मार दो ना, बोल दो ना। ठीक है, इसमें मिलेगा ये, या तो फिर से मॉडिफाई करेंगे नंबर, या चलो फिर से बता भी दूं क्या प्रॉब्लम को। सर मुझे तो ऐसे दिया है, तो तीन मार्क्स तो कम है, कम दिए हुए हैं टोटल में। हाँ तो बताया तो कि अगर जो है इस पे आपके नंबर कटे हैं तो वो गलत कटे हैं, आप कंप्लेन कर सकते हो, बट मैं अगर चाहो तो इसको फिर से एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। बता दूं इसका फिर से आंसर? यस सर। नहीं सर, हो गया था। चलो कुछ लोग को है तो बता देते हैं। ये एडवांस का आया हुआ प्रॉब्लम है, प्रीवियस सालों का देखोगे तो हो सकता है जितने पेपर बनाया होगा। और बताया भी था ना कि कई सारी बुक्स में जो है वो इसका आंसर गलत भी है, सर बताया था आप लोग। उसी समय। तो मे भी कि जिसने भी पेपर बनाया होगा वो कहीं वहीं से उठाया होगा जिससे कि गड़बड़ हो गया। देखिए, अब इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर लिखना है या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, तो उसके लिए हमको इसका पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि चार कैपेसिटर के रूप में देखेंगे। एक तो ये कैपेसिटर जो कि फुली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक है, जिसका कैपेसिटेंस अगर C1 आप कहते हो, तो वो क्या लिखोगे आप? K1 एरिया हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के बीच का सेपरेशन हो जाएगा D/2। तो ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तुम्हारा कैपेसिटर फॉर्म होगा। इसका कैपेसिटेंस तुम अगर C2 कहते हो तो ये हो जाएगा K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/2। तो इसका जो है K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D होगा। अब इसको आपको पूरे को एक कैपेसिटर के रूप में देखना नहीं है,
हाँ, क्योंकि ये जो आंसर ये मिला है, ये बनाए होंगे, इसका आंसर कौन सा दिए हैं? ये सी दिए हैं क्या? नहीं, सी नहीं, बी दिए होंगे। यस सर, बी दिया है। हाँ, बी दिए होंगे ना। तो उसमें किए क्या होंगे, ये K1 K2 को पैरेलल में जोड़ के उसके साथ इसको सीरीज में जोड़े होंगे, तो बी वाला आंसर मिलेगा। लेकिन वो तरीका सही नहीं है। कारण क्या है कि जब तुम यहाँ पे बैटरी लगाओगे भाई, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग अलग है। तो थिकनेस दोनों की बराबर है, फील्ड अलग अलग है, तो वोल्टेज तो सेम नहीं होगा ना। यस सर। तो हम इन दोनों को आपस में पैरेलल नहीं मान पाएंगे। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना चाहिए कि इसको भी आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम C3 कह दे रहे हैं और इसको C4। ये C3 और ये C4। तो C3 तुम्हारा जो बनेगा वो हो जाएगा K3A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/2। तो ये हो जाएगा K3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। इसी तरीके से अगर इसका C4 लिखोगे आप, तो C4 जो है वो लिखा जाएगा K4A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D/2। तो ये हो जाएगा, K4 कह रहा है, K3 उसका भी तो है, K3। तो ये भी हो जाएगा K3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ना भाई। अब देखो, तो ये जो C1 है और ये C3 है, दोनों आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं। तो इसको सीरीज में जोड़ते हैं, और इसका इक्विवेलेंट मान लो कि आपने C5 कह दिया, तो 1/C5 that will be equals to D divided by K1A epsilon naught plus D divided by K3A epsilon naught, है ना। इसको और इसको सीरीज में जोड़ा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, K1 K3A epsilon naught into D multiplied by K1 plus K3। और इसी तरीके से ये C5 की वैल्यू हो गई K1 K3A epsilon naught डिवाइडेड बाई D K1 plus K3। इसी तरीके से इन दोनों को जब आप सीरीज में जोड़ोगे, तो उसको C6 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। K2 K1 को K2 से रिप्लेस कर देंगे, यही बन जाएगा फॉर्मूला K2 K3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D K2 प्लस K3 ना। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, K1 K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 होल मल्टीप्लाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों को हटा के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देने पे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, दैट इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आप K डाल दिए तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D से लिखा जाना चाहिए। यस सर। राइट, यानी कि K की जो वैल्यू होनी चाहिए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K1 K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 divided by K2 plus K3. This should be the equivalent dielectric constant for this particular feeling of the dielectric, है ना। ये होना चाहिए था। आंसर ऐसा कुछ दिया नहीं है भाई। हाँ, तो मे बी वो मिस्टेक हो गया होगा। सर हाँ जी, सर आशुतोष का माइक अनब्लॉक कर दीजिए, उसका मैसेज आया। अच्छा चलो भाई, आशुतोष कुछ पूछना है बेटा।
बोल। यस सर, वो 18 क्वेश्चन पूछना था। 18। अरे तू माइक खोला है, छोड़ के कहाँ भाग जाता है? अरे सर, वो फोन टैब स्विच ऑफ हो गया था और माइक ऑन रह गया था, तो चार्जर लेने गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। 18। यस सर। Between the plates of a parallel plate condenser, a plate of thickness T1 and dielectric constant K1 is placed in the rest of the space. There is another plate of thickness T2 and dielectric constant. The potential difference across the condenser will be. कुछ लैंग्वेज से में भी आप दिक्कत में आए होंगे। में भी लैंग्वेज कुछ इस तरीके का कह रहा है कि एक कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाला है, दोनों से पूरा का पूरा प्लेट गैप कवर हो रहा है ना। दोनों से पूरा का पूरा जो प्लेट गैप है दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड। एक की जो थिकनेस है वो T1 की है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। दूसरे की जो थिकनेस है वो T2 की है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और इसको आपने Q माइनस Q का चार्ज दिया है, प्लेट एरिया इज देयर। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू नो अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मालूम है क्या कि जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता भाई, तो जो फील्ड होती बेयर कैपेसिटर के लिए ई नॉट मान लो कि नाम देते हैं, तो क्यू डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट की होती। तो पहले Yes. वाले जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें जो फील्ड होगी वो क्यू डिवीजन में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय K1 की होगी, और दूसरे वाले में जो फील्ड होगी वो Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट K2 की होगी ना भाई। यहाँ पे E1 की फील्ड और यहाँ पे E2 की फील्ड। ठीक है, दोनों में अलग अलग फील्ड होगी क्योंकि दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है। दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है, तो दोनों में जो फील्ड होगी दैट विल बी डिफरेंट। यस एम आई राइट? अब आपको यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आप इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पहले वाले के अक्रॉस E1 इंटू T1 हो गया और दूसरे वाले के अक्रॉस E2 इंटू T2 हो गया। ठीक है ना, वही .dr करके इंटीग्रेट करा है, डायरेक्टली लिख दिया है। यूनिफॉर्म फील्ड में सीधे सीधे E इंटू डी लिखने का आदत बना लीजिए, बार बार इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना। वो इंटीग्रेशन तब आप करो जब फील्ड आपकी वेरिएबल दिखती हो। ठीक है, अदरवाइज सीधा सीधा फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, मिलता उसी इंटीग्रेशन से ही है, बट हर जगह उसको उतना लिख के दो चार लाइन बढ़ाने की क्या जरूरत। तो ये हो जाएगा Q डिवीजन में ए एप्सिलॉन नॉट K1 T1 ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा Q डिवीजन में ए एप्सिलॉन नॉट K2 और T2 तुम्हारा ऊपर हो गया। तो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो थोड़ा सा इसी को अरेंज करके इधर में लिख दिया है। Q डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया और ये हो गया T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ठीक है।
ठीक है। हाँ सर। अब देखो इसी चीज को तुम पूरी वर्किंग ना करके डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो इसका कैपेसिटेंस तुमको मालूम है, कैसे लिखते हो भाई? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T1 अपन K1 प्लस T2 बाई K2 ना। दिस इज द कैपेसिटेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको बता रखा है, वहां से आप ऐसे लिख लेते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस से लिखा जाता है, तो ये चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी और ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो Q डिवीजन में ए एप्सिलॉन नॉट और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो T1 अपन K1 प्लस T2 बाई K2। यू कैन ऑल्सो प्रोसीड लाइक दिस, जस्ट ऑप्शन ही तो आपको देखना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये FRT तो ठीक है, हो गया होगा सबका कंप्लीट, और कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए FRT में। नाउ हमारा ये जो टारगेट है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स बचे थे ना हमारे। टारगेट में लेवल 2 में कुछ प्रॉब्लम्स बचे थे। यस सर, लास्ट का। लास्ट के कहाँ तक कर लिया था ये बता दो तो फिर आगे की डिस्कशन शुरू करो। फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहाँ से हमको शुरू करना है? कहाँ से शुरू करना है भाई, बोलना। निवेश सर एक कहाँ तक हुआ था, निकालो अपनी टारगेट, सब लोग ओपन करो टारगेट। 60 तक हो गया था। 60 तक हो गया, तब तो हम लोग खत्म ही कर चुके हैं लगभग। सिक्सटी से पहले किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या? 60 से पहले किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 60 के पहले। Sir, 44. 44. In the circuit shown, find the C if the effective capacitance of all the circuit is. ये दोनों पॉइंट के बीच में देखो भाई, तो आपको क्या दिखता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, तो 2 का 4 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट के बीच में देखो तो ये दोनों सीरीज में है, 2 का 1 हो गया, और उसके साथ ये एक पैरेलल में है, तो ये 2 हो गया। लिख दूं? पालक बोल नहीं रही। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हटा के 1 लगा दिया। ये हमारा सर्किट ऐसे दिखाया जा सकता है। Yes, sir. तो ये तुम्हारा 2 हो गया और ये 2 का 1 हो गया। हाँ नहीं, 1 का 2 हुआ ना, 1 का 2 हुआ था। ये हमारा सर्किट हो गया। अब देखो तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो 2 का 1, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2,
तो ये हो जाएगा 4/3। तो अब हमारा सर्किट क्या हो गया, ये C, ये 1 और ये तुम्हारा नीचे 4/3 और ये दोनों आकर के पॉइंट B पे जुड़े 1, ये 4/3। ठीक है, समझ रही है पलक? Yes, sir. 4/3 and 1 these are in parallel। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, 4/3 plus 1 that is 7/3, है ना? Yes, sir. और उसके साथ तुम्हारा ये C क्या है, सीरीज में है, तो 1/C plus 3/7 that is equals to 1/0.5। इसका इक्विवेलेंट 0.5 दिया था। तो Yes, sir. 1/C वैल्यू हो जाएगी 7 दूना 14 में से 3 11 11/7। C की वैल्यू हो जाएगी 7/11 माइक्रो फैराड। ठीक है, Yes, sir. और किसी का 60 से पहले कोई प्रॉब्लम, एनीवन? सर क्वेश्चन नंबर 50 समझा दीजिए। 50। हाँ जी सर। A positive point charge is released from rest at a distance r naught from a positive line charge with uniform density. The speed of the point charge as the function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to। ये हमको बोला गया कि एक लाइन चार्ज है, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा का है। तो इससे Yes. आर सेपरेशन का कोई पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपको मालूम है कि अवे फ्रॉम द वायर होती है, और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, आप लिखते हो लैम्डा डिवीजन में 2πε0 आर से ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड होती है। अब मान लो कि कोई चार्ज है, उसको इधर में रखा, तो उसके द्वारा फोर्स जो एक्सपीरियंस करा जाएगा वो आप सिंपली लिख सकोगे Q लैम्डा डिवीजन में 2πε0 इंटू आर। ठीक है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr के लिए इस फोर्स का जो वर्क होगा वो अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, Q इंटू लैम्डा डिवीजन में 2πε0 आर dr लिख सकते हो। Yes. तो ये जो फोर्स हमारे चार्ज को यहाँ पे रखने पे लग रहा है, उसका वर्क अगर हमको लिखना है, आर नॉट से आर तक गया है, आर नॉट से आर तक जा रहा है ये चार्ज, तो आर नॉट से आर तक में वर्क कितना होगा वो अगर लिखना होगा तो वर्क डन बाई फोर्स विल बी गिवन बाई क्यू लैम्डा डिवीजन में 2πε0, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ, 1/r का आर नॉट टू आर है।
ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। 1/r का इंटीग्रेशन ln r होगा, और लिमिट जब आप रखोगे तो ये r/r0 ln के अंदर आएगा क्या? यस सर। अब आपको मालूम है कि यही एक अकेला फोर्स है जो हमारे चार्ज पे लग रहा है। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि टोटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के इक्वल होता है। तो इधर से आपने रेस्ट से छोड़ा है, तो इस पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी गेन, तो ये हाफ mv² से लिखोगे अगर इस चार्ज का मास m कह रहे हो तो v की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? q लैम्डा डिवीजन में पाई एप्सिलॉन नॉट m और ln r/r0, ये तुम्हारा पूरा का पूरा रूट के अंदर। अब दिस नंबर इज ए कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। यस सर। तो v इज प्रोपोर्शनल टू किसके? स्क्वायर रूट ऑफ ln r/r0। So this should be the answer कि velocity of the charged particle should be proportional to square root of ln r/r0। ओके सर। नेक्स्ट बोलना भी। कोई विदिन 60 और किसी का कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बढ़ जाता हूं फिर मैं। 61 to 65 61 to 65 66 63 है। सर 62 भी। हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये एज लेंथ की स्क्वायर प्लेट है, उससे एक दूसरी प्लेट को इंक्लाइंड पोजीशन पे, जहां पे एंगल बहुत छोटा है, इंक्लाइंड पोजीशन पे जहां पे कि 1 इंच डी सेपरेशन पे है, ऐसे रख दिया गया। अल्फा का एंगल है इंक्लिनेशन का उसका। और बताना है कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर हमको इसका कैपेसिटेंस लिखना है तो क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप इसमें निकालते हैं। यहां से मान लो कि x डिस्टेंस पे हमने स्ट्रिप लिया है और dx इसकी विड्थ ली है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में देख सकते हैं भाई, और उसका कैपेसिटेंस भी हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमको यहाँ से ये पूरी हाइट कितनी है ये लिखने का हमको तरीका मिल जाए ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मेरे को ये हाइट लिखना है तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस लाइन का इक्वेशन लिख दूं, बन जाएगा। यस सर। इस लाइन का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड इक्वेशन y = mx + c। हाँ जी सर। m जहाँ पे जो है स्लोप होता है, जिसको आप tan वैल्यू ऑफ द एंगल विद द x एक्सिस को लिखते हो, तो tan अल्फा हो जाएगा m यहाँ पे। सर एक यस बार सर। फिर से बताना है। क्या चीज बेटा? सर ये y = mx + c वाली टर्म। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है
ओके सर, हाँ ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का कोई फॉर्मूला तुमको मालूम है? अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो कोई भी फॉर्मूला मालूम है तो बताओ, तो हम उसको यूज कर लें, उसी फॉर्मूले से निकाल देंगे उस लाइन का इक्वेशन। ये वाला मालूम है? ये जो लिखा है वो मालूम है ना? हाँ या ना बोल दो भाई। विवेक, विवेक यस बोलना सर। भाई। हाँ, ये फॉर्मूला जो लिखा था ये तुम्हें मालूम है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यस सर, पता है तो। हाँ ठीक है, ठीक है। जहाँ पे m क्या होता है, ये m जो लिखा है दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ tan वैल्यू है। तो ये यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम में ही अल्फा ये एंगल दिया था, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा का है, तो tan ऑफ द अल्फा m हो जाएगा। एंड c इन दिस रिलेशन इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है वो होता है c, है ना? तो c की वैल्यू इधर में तुम्हारी d है। तो y के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गया कि y विल बी गिवन बाय tan अल्फा x प्लस d। तो अब ये दोनों से जो कैपेसिटर बना है, ये वाली एक प्लेट और एक ये दूसरी प्लेट, इन दोनों से जो कैपेसिटर बना, अब इसकी प्लेट एरिया लिखना है। तो ये हमको मालूम है कि ये जो प्लेट है, ये नीचे वाला जो प्लेट दिखाया, ये ए एक लेंथ का स्क्वायर है, तो इसकी बिड्थ भी तो एक ही होगी ऐसे। तो ये जो dx लेंथ लिया है, इसका एरिया कितना बन जाएगा भाई? a इंटू डी एक्स लिख सकते हो क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े? यस सर। ए डी एक्स हो गया एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय वाई। वाई की वैल्यू इधर में हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है, डी प्लस टेन अल्फा एक्स। अब इसी तरीके से अगर हम इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करते जाएं, तो हर एक जो कैपेसिटर्स इधर में फॉर्म होंगे, दे मे बी अज्यूम टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यस सर। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो? कैपेसिटेंस का सबका सम, सम कर देंगे। यानी कि इंटीग्रेट। तो इसी को इंटीग्रेट करना है हमको। ये यहां से यहां तक जाना है, तो यहाँ के लिए x की वैल्यू 0 है और यहाँ के लिए x की वैल्यू 1 ही है। तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? x की वैल्यू 0 से 1 के लिए। तो दिस विल गिव यू द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, है ना? तो लेफ्ट साइड तो इधर तुमको c मिल गया, और इधर में देखो तो a एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 0 टू a dx डिवाइडेड बाय d प्लस 10 अल्फा x। ये 1/x होता तो यू आर नोन टू बी, आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम था ln x। बट ये 1/x ना होकर के 1/a x प्लस b के शेप का है, वेयर a इज tan अल्फा। तो इंटीग्रेशन इसका क्या लिखोगे? विशव जौहरी बताओ। अरे सब भागने लगे। जसजीत बताओ।
ln b plus tan x alpha, tan alpha upon b plus tan alpha. b प्लस टेन अल्फा क्यों? केवल टेन अल्फा ना, जो x के साथ Yes, sir. मल्टीप्लाइड होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक Yes, है। sir. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln b प्लस टेन अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई टेन अल्फा, और लिमिट इसकी कहां से कहां तक है? 0 से d तक, 0 से a तक। अब लिमिट को रखते हैं भाई इसमें। जब अपर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा क्या? x की जगह a, तो d प्लस टेन अल्फा a, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो d मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टेन अल्फा इंटू ln d प्लस टेन अल्फा x डिवाइडेड बाई d लिख सकते हैं। Yes, sir. अब अल्फा अगर बहुत छोटा है तो टेन अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है। Yes, sir. यस अब चलो अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया a एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में अल्फा, और ये हो जाएगा ln 1 प्लस, ये लिमिट थी 0 से a की, तो ये a था ना, तो अल्फा a बाई डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कोई ऑब्जेक्शन? किसी को कोई No, sir. ऑब्जेक्शन नहीं। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेंशन चाहिए, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ऐसे ये हमारा इंफिनिटी तक जाता है ना, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो इसको चूंकि आप देखो अल्फा तुमको बोला गया है कि इट इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा a बाई डी भी बहुत छोटा होगा, तो नेचुरल है कि जो बड़े पावर्स आएंगे इसके, दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो उनको हम छोड़ देंगे। ये इधर के दो पावर के आगे वाले सारे टर्म को हम छोड़ देते हैं, है ना, इस एक्सपेंशन में। यहाँ पे x की जगह पे अल्फा a बाई डी है, तो c का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा a बाई डी माइनस अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इतना लिया, बाकी को छोड़ दिया। लिख सकते हैं इतना भी? यस सर Yes, sir. इधर से हम इन दोनों में से अल्फा a बाई डी को बाहर निकाल लेते हैं, एक अल्फा को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और इधर में अल्फा a बाई डी निकल गया तो ये 1 बन गया, और इधर में माइनस का अल्फा a बाई डी, ये तुम्हारा रिमेनिंग हो गया। 2 छूटा जा रहा है, 2 ठीक है। अब मैच कराते हैं भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन का मैचिंग किससे बनता है? सेकंड वाले से, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर समझ में भी आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. 63 भी किसी ने बोला था ना? यस सर।
Consider two charged metallic spheres S1 and S2 of radii R1 and R2 respectively. The electric field E1 on S1 and E2 on S2 on their surface such that E1 by E2 equals to R1 by R2. Then the ratio V1 on S1 and V2 on S2 of electrostatic potential of each sphere is. हमसे प्रॉब्लम में क्या बोला कि ये किस स्फीयर है, इसको हमने कुछ चार्ज Q1 का दिया, इसका रेडियस R1 का है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E1 दैट इज इक्वल्स टू Q1 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर, है ना। और एक ये दूसरा स्फीयर है R2 रेडियस का है, इसके ऊपर अगर आपको पोटेंशियल पहले तो फील्ड ही लिख लेते हैं, फील्ड को लिखना है तो E2 क्या लिखोगे? Q2 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर लिखा जाएगा भाई। तो E1 और E2 का जो रेशियो है, अगर ये आप करते हो दोनों का रेशियो, तो आपको क्या मिला कि Q1 बाई R1 का स्क्वायर Q2 और ऊपर में चला गया R2 का स्क्वायर, ये आपको दिया गया R1 बाई R2, यानी कि Q1 R2 अपान Q2 R1, ये आपका हो गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर ना। यहां से ये मिला जानकारी। यस सर। अब आओ पोटेंशियल जिसके बारे में पूछा है उसको देखते हैं। तो V1 लिखना होगा तो कितना लिखोगे? Q1 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से लिखा जाएगा, और V2 लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा? Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 से लिखोगे। तो दोनों का रेशियो करो, V1 और V2 का रेशियो करोगे तो Q1 R2 डिवीजन में Q2 R1 मिलेगा, ये V1 अपान V2 का रेशियो। यस सर। और इसको हम लोगों ने पहले से इवैल्यूएट करके रखा है, ये कितने के बराबर है? R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल है उसके सरफेस का, उसका जो रेशियो होगा वो R1 अपान R2 के होल स्क्वायर से आप लिख सकोगे, अगर फील्ड का जो रेशियो है वो R1 और R2 का है तो। 64 and 65. Now 66 to 70. $66 to $70. Any problem? 71 to 75. 71 to 75. So 72. 72 and 74. 72 and 74. A solid sphere of radius r carries a charge q plus q distributed uniformly over its volume. A very small point-like piece of it
of mass m get detached from the bottom of the sphere and fall down vertically under gravity. This piece carries a charge q. If it acquires a speed v when it has fallen through a vertical height y, then ये हमसे बोला गया कि एक स्फीयर है, आर रेडियस का है और इसको क्यू चार्ज आपने दे रखा है और इसके इधर बॉटम वाले पॉइंट से एक पार्टिकल जिसका मास m का है, चार्ज q का है, वो अटैच है ना। और एनी हाउ ये पार्टिकल इस स्फीयर से डिटैच हो जा रहा है, तो ग्रेविटी और इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसके इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल नीचे गिरता जा रहा है। हमें बताना है कि अगर किसी इंटरवल ऑफ टाइम में ये पार्टिकल वाई डिस्टेंस गिरा है एंड एट दैट लोकेशन उसकी स्पीड जो हुई है वो v की हुई है, तो वी हैव टू जज द रिलेशन बिटवीन v एंड y। तो अब देखो, जब ये पार्टिकल इधर से डिटैच होगा और ये मूव कर रहा होगा तो उस पे अगर फोर्स देखोगे आप तो दो ही लगेंगे ना, एक ग्रेविटी लगेगी और दूसरा क्या लगेगा भाई, इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, यही दो लगेंगे फोर्स। यस सर। तीसरा भी कोई है क्या? नहीं ना। एक ही mg और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Fp। और ये दोनों फोर्स जो है दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यस सर। बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यस सर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, यानी कि इधर से यहां तक जाने में, मान लो इसको पॉइंट P कह दिया, इसको Q कह दिया, तो यहां से यहां तक जाने में P और S कह दे रहे हैं, Q का तो चार्ज के लिए सिंबल है। तो यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल ने जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम्हारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की है भाई, तो दोनों लिखनी होंगी। क्यों? mgy, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया और दूसरा कितना भाई, q इंटू पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है Vp माइनस का Vs, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस लॉस हो गया और ये हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर। Vp क्या लिखोगे, P पॉइंट का पोटेंशियल, Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये P पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यस सर। और S पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो सेंटर से सेपरेशन हो गया r प्लस वाई का, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस वाई। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, Vp माइनस का Vs करो, Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस वाई। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही यहाँ पे लिखने से पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r प्लस वाई को कॉमन निकालते हैं, नीचे से ऊपर से Q निकालते हैं, तो इधर में r प्लस वाई आएगा माइनस r, तो y बचेगा इधर में। ठीक है भाई, ये मिलेगा दोनों का डिफरेंस, यहां रख दो। अब
mgy plus q into y divided by 4 pi epsilon naught r plus y, that is half mv square। या v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ जी आई प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू वाई डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस वाई और नीचे में आपका एम दिया। लिख सकते हो इतना? यस सर। Yes. अब मैच कराओ भाई, किससे मैच होता है। तो 2i को कॉमन निकाल लो तो मैच हो जाएगा। 2i को कॉमन निकाल लिया तो g प्लस क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस वाई एम, दिस विल बी द v स्क्वायर। समझ में आया किसने पूछा था? किसने पूछा था? तो 74 भी बोले थे क्या? तो 74 भी बोला था क्या किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. In the circuit shown, charge on the 5 microfarad capacitor is. अब जरा फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना भाई। मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि ये जो दो बैटरी बनाया है इसने, उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो मैं अपने हिसाब से इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये भी 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट, हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। जब तक पॉजिटिव निगेटिव एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं मालूम होगा, आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना तो निकाल सकते हो और ना ही चार्ज निकाल सकते हो ना। तो कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन आपको लेके आगे बढ़नी होगी। फिगर आपके बुक्स में भी ऐसे ही दिक्कत है या आप लोगों को सही फिगर मिला है आपकी बुकलेट में? ये दोनों को बराबर लेंथ का दिखाया है। हमारे पास जो बुकलेट है इसमें ये जो 6 वोल्ट है उसको कैपेसिटर की तरीके से दिखाया है। क्या आप में भी ऐसे ही है? यस सर, ऐसा ही। तो ये थोड़ा सा ये गलती है, मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई करके इसकी वर्किंग कर देते हैं, ठीक। अब इसको आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी बनाना चाहो तो बना सकते हो भाई, और इसको अगर आप चाहो तो जो है नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हो। मैं नोडल एनालिसिस से करता हूँ, ठीक है। तो ये मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का भी 6 वोल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट अस अज्यूम दैट x। अब आप देखो इधर में तो आपको क्या दिखा कि ये जो तीनों कंडक्टर के प्लेट है, ये तीनों मिलकर के एक आइसोलेटेड कंडक्टर बना दिए। तो इस पे चार्ज का सम 0 होगा? यस सर। तो लिखा जाए x-6 into 2 plus x-6 into 4 plus x-0
into 5, that should be equals to 0. ये होना चाहिए ना. टू एक्स 4x 5x तो क्या हो गया 6 2 6 5 11 11x that is equals to 6 दूना 12 और 6 6 24 that is 36. ठीक है, तो x की वैल्यू हमको मिल गया 36/11 इतना वोल्ट. अब हमको क्या चाहिए था, चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. तो इस पे अगर चार्ज आप Q3 कह रहे हो तो इस पे माइनस का Q3 होगा और Q3 क्या होगा 36/11 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 ना बेटा. तो 6 5 30 का 0 और 5 3 15 और 3 18 11 11 1 11 और 7 बचेगा 6 3 बचा तो 43 7 बचा तो इतना माइक्रोफोन. प्लीज मैच कराओ तो आंसर देखो यही है, यही वाला मैच दिया है कि दूसरा कुछ है. पीछे से आंसर देखो यही दिया है. तो जैसा ये फिगर मैंने बनाया है वैसे ही सुधार लो अपनी को अपने टारगेट में, यानी कि बाहर वाली डंडी को लंबा कर दो दोनों सेल में. ठीक है, $75 to $80 77. 77. Two equal capacitors are first connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in the two cases will be. तो पहले केस में C/2 हो जाएगा, दूसरे केस में जो है 2C हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा. अच्छा सर, सिंपली ऐसा कर देना है. तो और का ये ना जो पूछेगा वही ना करोगे. ओके, अप टू 80 किसी का कोई समस्या? नाउ 81 to 85. क्या बोला बेटा? सर 80. 80. 27 similar drops of mercury maintained at 20 volt each. Are these spherical drop combined into a single big drop? The potential energy of the bigger drop is times that of the smaller drop. हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये इस तरीके से छोटे छोटे 27 ड्रॉप मरकरी के हैं. इंडिविजुअल के हम थोड़ा फिगर में बड़ा बनाते रहे, क्या करना है ये इससे हमारा फिगर तो दिखे कम से कम सही तरीके. ये एक ड्रॉप हो गया जिसका रेडियस आर का है. तो अगर इसका पोटेंशियल आप V कह रहे हो तो V जो होगा
चार्ज के साथ कोरिलेट करना चाहोगे तो Q/4πε0 r से लिखोगे, है ना? Yes, sir. एक पे चार्ज Q कह दिया। ऐसे आपके पास 27 है, तो उन पे टोटल चार्ज कितना होगा भाई? 27 Q, और ये सब मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो r का मान लिया आपने, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बड़े ड्रॉप पे? 27 था ना, 27 Q। दिस विल बी द चार्ज। और इस बड़े ड्रॉप का रेडियस कितना होगा? तो ये सारे ड्रॉप्स जब मर्ज होंगे तो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका वॉल्यूम ओरिजिनल जो लिक्विड था उसी के वॉल्यूम के बराबर रहेगा ना? यस सर। 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 27, दैट शुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, यानी कि कैपिटल R 3 3 9 27, कैपिटल R विल बी इक्वल्स टू 3 स्मॉल r। क्लियर? तो जो बड़ा वाला ड्रॉप बना है उसका जो रेडियस होएगा दैट शुड बी 3 स्मॉल r, और जो उस पे चार्ज होगा वो 27 क्यूब। अब ये मरकरी आपको मालूम है कि मेटल है भाई, आपको Yes, sir. मालूम होगा ना, कंडक्टर है, कंडक्टर है मरकरी। तो अगर आप इसकी एनर्जी लिखना चाहते हो, एनर्जी ही तो पूछा है, तो अगर आपको एनर्जी लिखना है तो एनर्जी किसी स्फेरिकल सेल की क्या लिखते हो? सेल्स की एनर्जी Q² डिवीजन में 8πε0 r। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो पहले वाले जो स्मॉल वाला ड्रॉप था उसकी एनर्जी अगर आप लिखोगे तो Q² डिवीजन में 8, the potential energy of bigger drop is इतना times that of the smaller drop। तो स्मॉलर ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 4 Q² डिवीजन में 8πε0 कैपिटल R। और बिगर वाले का अगर लिखना है तो इस पे चार्ज तुम्हारा कितनी हो गई वो अगर लिखोगे तो कितना होगा भाई? 27 Q का स्क्वायर डिवीजन में 8πε0। ये छोटे वाले के लिए तो स्मॉल r है, ये गड़बड़ लिख दिया कैपिटल R इधर, और ये हो जाएगा कैपिटल R। तो 27 का स्क्वायर इंटू Q² डिवीजन में 8πε0, और कैपिटल R की जगह पे 3 स्मॉल r लिखेंगे। तो बिगर वाला और स्मॉलर वाला का रेशियो अगर करोगे तो ये तो तुमको एक का मिला था, ऐसे 27 थे तो 27 कर लो भाई, दोनों का रेशियो करो तो इधर से 9 बचेगा, हाँ 9 बचेगा। नहीं, प्लीज मैच इट विद द आंसर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेंटेंस में कुछ दिक्कत है, इसलिए प्लीज मैच करिए। सर 243 दे रखा है।
243 दे रखा है ना, इट मीन्स कि आपको स्मॉलर ड्रॉप की 1 के साथ रेशियो पूछा है, स्मॉलर ड्रॉप के 1 के साथ, तो 243 आएगा। ये चीज यही लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा था। बड़े वाले ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी हो गई, छोटे वाले की एक ड्रॉप की, सिंगल ड्रॉप की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी गिवन बाय दिस। तो सिंगल ड्रॉप और बड़े वाले ड्रॉप का जो बनेगा वो 27 आकर के इसमें और मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो मैच हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप इज इतना टाइम दैट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉप। एक स्मॉलर ड्रॉप के लिए ये रेशियो लिखा है। (81 to 85) (86 to 90) तो 81 के आगे किया नहीं है। कर दो। मैं तो सोच रहा था कि आज इसको फिनिश कर देता। (88) में जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें C1 C2 जो है ये मेंशन नहीं है कि किस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस या किस पोर्शन का कैपेसिटेंस C1 कहा जा रहा है, किसका C2 कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि इसको C1 कह देता हूं और ये जो कैपेसिटर बन रहा है ये खाली पोर्शन वाला, इसको C2 कह देता हूं, तो उससे हमको एक रिजल्ट मिलेगा। और अगर इसको C1 कह देता हूं, इसको C2 कह देता हूं, तो उससे दूसरा रिजल्ट बनेगा। तो दो इसमें रिजल्ट C1 C2 के करस्पॉन्डिंग बन सकते हैं, क्योंकि C1 C2 स्पेसिफिकली किसके कैपेसिटेंस है वो आपको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए। ठीक है, यस हमसे प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि ये तो प्लेटें हो गई, इसका पोटेंशियल जो है वो V2 प्लस का है और इसका पोटेंशियल जो है माइनस का V1 है, और बीच में एक रस्सी के सहारे एक मास को आपने ऐसे हैंग कर दिया। तो इधर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर से इधर को, और इधर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर से इधर को। ये जो खाली स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप E का नाम देते हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E/K की होगी, यस होगी ना। डाइलेक्ट्रिक में जो फील्ड होती है वो K टाइम छोटी हो जाती है। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2, ये इक्वल हो जाएगा E/K T प्लस E D माइनस का T। यानी कि फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये आप फील्ड लिख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे बॉब को लटकाया है वो K V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई T प्लस K
डी माइनस का टी। अब ये जो फील्ड है उसके कारण बॉब जो होगा वो इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम ना पा करके डिस्प्लेस्ड होगा। एक mg इधर लगेगा, एक qe इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो इधर, ये वाला एंगल थीटा का हो गया। ये अगर थीटा कह रहे हो तो tan थीटा की वैल्यू अगर आप देखो तो ये आपको मालूम है कि QE बाई mg से लिखा जाएगा। क्यों भाई, ठीक है? यस सर। E की जगह पे ये वैल्यू Q आपको मालूम नहीं है, लिख दो Q के V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई mg T प्लस के डी माइनस का T। अब इसको हम लोग जो है कैपेसिटेंस के टर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो C1 हमको दिखता है कि C1 जो है वो लिखा जाएगा कितना, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई के A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T, और C2 जो है लिखा जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस का T। और दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट भी अगर लिखना चाहोगे तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन में हो जाएगा कि T उल्टा करके जोड़ना है, T डिवीजन में के A एप्सिलॉन नॉट प्लस D माइनस का T डिवीजन में A एप्सिलॉन नॉट। दैट इज 1/CO। हाँ 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 1/C है, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपका हो गया। एलसीएम कर देते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T प्लस के D माइनस का T, दैट इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये लिखा जाएगा। यस। अब यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट लगाते हैं। देखिए के डिवीजन में T के D माइनस का T यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसको C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 अपन A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई, C1 C2 यस। V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई mg C1 प्लस C2 A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इतने को यस सर। यहाँ से हटा लिया और उसकी जगह पे इतना लिख दिया, लिख सकते हैं। अब देखें इस एरिया तो दिया नहीं है, तो अभी थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। A एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटाते हैं, तो A एप्सिलॉन नॉट को C2 इंटू टी माइनस का D माइनस का T लिखा जा सकता है। यस। तो Q C1 C2 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई mg C1 प्लस C2, और ये हो गया C2 D माइनस का T। अब ये C2 हटा देते हैं तो एक मैचिंग हमको मिल जाएगी, है ना। इसी तरीके से इसको C1 इसको C2 कर देंगे तो नीचे वाले से मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो ये आपका हो गया। मान लीजिए कि 88 तक के क्वेश्चंस बन गए। आगे के 2-3 सवाल हैं तो इनको नेक्स्ट क्लास में करके हम लोग
इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर देंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट यस में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो लीव कर सकते हो क्योंकि थैंक यू अटेंडेंस सर।